अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जो खुद कई दहाइयों से जंग से तबाह हो चुका हो, जिसकी फ़ौज दोबारा बन रही हो, जिसके पास मुकम्मल फ़िज़ाई ताकत भी ना हो और फिर भी इसकी फ़ौजी तनसीबात पर एक ताकतवर मुल्क मुसलसल हमले कर रहा हो। लेकिन अब कहानी में एक नया किरदार दाखिल हो गया है, वो है तुर्की। 18 अगस्त को इसराइल ने शाम के अबू ज़हूर फ़ौजी अड्डे पर 8 फ़िज़ाई हमले किए। रनवे और फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा, अगरचे हलाकतों की इतलात नहीं मिली। हैरान कुन बात यह है कि इस बार सिर्फ शाम और तुर्की ने एहतजाज नहीं किया, बल्कि अमेरिका के शाम के लिए खसूसी एलची ने भी इसराइली कार्रवाइयों को गैर ज़रूरी कशीदगी करार दे दिया है। तो सवाल ये है कि इसराइल आखिर शाम से चाहता क्या है? शाम में ऐसा क्या बदल रहा है कि इसराइल बार बार हमले कर रहा है? क्या इसराइल को नई शामी हुकूमत से ख़तरा है या असल मसला तुर्की है? और सबसे अहम सवाल, अगर इसराइल ने हमला किया तो शाम इसका जवाब क्यों नहीं देता? आज इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसराइल ने ताज़ा हमला कहां और क्यों किया। 18 अगस्त को इसराइल ने शुमाल मगरबी शाम के सूबे अदलब में मौजूद अबू ज़हूर एयरबेस को निशाना बनाया। ये अड्डा एक तवील अरसे से अमली तौर पर गैर फ़आल था, लेकिन अब शाम की नई हुकूमत इसे दोबारा फ़ौजी मकासद के लिए बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इसराइल का मौक़िफ़ है कि शाम इस अड्डे पर तुर्क फ़ौज को तैनात करने के करीब था और इसराइल ने इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझा। अब बात यह है कि तुर्की ने इस दावे की तस्दीक नहीं की कि वहाँ तुर्क फ़ौजी तैनात होने वाले थे। तहम एक तुर्क फ़ौजी वफ़द के अड्डे का दौरा करने की इतला ज़रूर सामने आई थी और इसराइल इस कदर डर गया कि उसने शाम को निशाना बना डाला। यानी इसराइल के नज़दीक ये सिर्फ़ एक पुराना एयर बेस नहीं था, ये शाम की नई फ़ौजी ताकत और तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख की अलामत बन सकता था। तो नाज़रीन, इसराइल को शाम से असल ख़तरा क्या है, आइए ये भी जानते हैं। ये समझने के लिए हमें बशार अल असद के दौर के बाद शाम को देखना होगा। दिसंबर 2024 में बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई। इसके बाद शाम में एक नई सियासी और फ़ौजी तरतीब वजूद में आई, जिसकी क़ियादत अहमद अल-शरा कर रहे हैं। इसराइल के लिए मसला ये है कि नई हुकूमत शाम की फ़ौज और रियासती इदारों को दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहती है और इसराइल नहीं चाहता कि इसके पड़ोस में एक नई मुनज़्ज़म और ताकतवर शामी फ़ौज दोबारा खड़ी हो और वो इस्लामी भी हो। इसलिए इसराइल ने गुज़िश्ता अरसे में शाम के मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डों, हथियारों के ज़खायर, फ़ौजी तनसीबात और फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ताज़ा अबू ज़हूर हमला भी एक पैगाम है कि शाम अपनी फ़िज़ाई और फ़ौजी ताकत तेज़ी से बहाल ना करे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल शाम से इतना खौफज़दा क्यों है? यहाँ असल मसला सिर्फ शाम नहीं, बल्कि शाम की जोग्राफियाई पोजीशन है। शाम इसराइल के शुमाल में वाक़या है और गोलान की पहाड़ियों के करीब है, जिन पर इसराइल का कब्ज़ा है। लेकिन अब बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद इसराइल शाम को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसराइल की नज़र में ख़तरा अब सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि एक ऐसी नई शामी रियासत का क़याम भी है जो मुस्तक़बिल में अपनी फ़ौजी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि तुर्की सारी गेम में कैसे आ गया? ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। बशार अल असद के ख़ात्मे के बाद तुर्की ने शाम की नई हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात इंतहाई मजबूत कर लिए हैं। तुर्की शाम की नई फ़ौज की तश्कील, तरबियत और दिफाई सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहा है और यही चीज़ इसराइल के लिए तशवीश का बायस बन रही है, क्योंकि अगर शाम की नई फ़ौज तुर्की की मदद से दोबारा मुनज़्ज़म होती है, फ़िज़ाई अड्डे बहाल होते हैं, फ़ौजी तरबियत शुरू होती है और दिफाई सलाहियत बढ़ती है, तो शाम चंद साल बाद आज के शाम जैसा कमज़ोर मुल्क नहीं रहेगा। इसलिए अबू ज़हूर पर हमला सिर्फ दमिश्क के लिए पैगाम नहीं समझा जा रहा, बल्कि अंकरा के लिए भी एक वाज़े वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या इसराइल और तुर्की बराह रास्त टकराव के करीब पहुँच रहे हैं? यही वजह है कि अमेरिका अब दरमियान में आ गया है। अमेरिका के खसूसी एलची टॉम बार्क ने इसराइली हमले को गैर ज़रूरी कशीदगी करार दिया और कहा कि वाशिंगटन इसराइल, तुर्की और शाम के दरमियान एक राब्ता और कशीदगी कम करने का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका को खदशा है कि शाम में इसराइल और तुर्की की फ़ौजी सरगर्मियाँ एक ऐसे मरहले तक पहुँच सकती हैं जहाँ किसी गलतफहमी या हादसे से बराह रास्त तसादुम होने का खदशा है। तुर्की ने भी इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की और इसे शाम की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया। तो आइए अब बात करते हैं, शाम इसराइल को जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? यहाँ हमें शाम की मौजूदा फ़ौजी हालत समझना होगी।
آج شام وہ شام نہیں جو چند سال پہلے تک تھا۔ بشار الاسد کے دور کی فوج برسوں کی خانہ جنگی میں شدید کمزور ہوئی۔ پھر حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام کے فوجی انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ فضائیہ، فضائی دفاع، ہتھیاروں کے ذخائر، میزائل اور فوجی اڈے شدید متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نئی شامی حکومت کے پاس اسرائیل کے مقابلے میں مؤثر فضائی جنگ لڑنے کی صلاحیت بہت محدود ہے۔ شام اپنی فوج دوبارہ بنا رہا ہے، لیکن یہ کام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ترکی اس عمل میں مدد کر رہا ہے اور شامی فضائی صلاحیت بھی دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس لیے دمشق کے لیے اسرائیل کو فوری جواب دینا انتہائی خطرناک ہوگا۔ تو پھر شام کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ فی الحال شام کا راستہ براہ راست جنگ کی بجائے سفارتکاری ہے۔ شام جانتا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی تو اسے صرف اسرائیل کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کمزور فوجی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید فضائیات، طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیت، جدید انٹیلیجنس اور مضبوط فضائی دفاع موجود ہے۔ اس لیے دمشق اپنی فوج کو دوبارہ بنانے اور ترکی سمیت علاقائی اتحادیوں کے ذریعے اپنے دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے پر توجہ دے رہا ہے۔ اب اصل کھیل یہ ہے کہ شام دوبارہ ایک فوجی ریاست بنے گا یا نہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ شام کی فوجی بحالی محدود رہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ شام ایک مضبوط اور مستحکم ریاست بنے اور اس کی فوج دوبارہ کھڑی ہو۔ شام اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت واپس حاصل کرنا چاہتا ہے اور امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ یہ تینوں مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک نئی جنگ نہ بنا دیں۔ اس لیے ابو ظہور پر اسرائیلی حملہ بظاہر ایک ایئر بیس حملہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ شام کے مستقبل، ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اسرائیل کی شمالی سیکیورٹی پالیسی کے درمیان ایک بڑے تصادم کی علامت ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال اب یہی ہے کہ اگر ترکی شام کی فوج کو دوبارہ طاقتور بنانے میں کامیاب ہو گیا تو کیا اسرائیل شام کی نئی فوج کو بھی اس طرح نشانہ بناتا رہے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا اگلا مرحلہ صرف اسرائیل اور شام کا ہوگا یا پھر ترکی بھی اس محاذ میں براہ راست شامل ہو جائے گا؟ فی الحال امریکہ اس خطرے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ شام میں اگلی جنگ صرف شام کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔